तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे हमारा इनकम टैक्स लॉ। आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स लॉ का भाई हमारे सामने हाई स्कोरर पड़ा है। इसमें से हम लोग करेंगे हमारे लास्ट 5 ईयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व। बट इसमें भी आपको एक राज की बात बता दूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जो सॉल्व नहीं है। मैं तो ये सोच के लाई थी कि सभी सॉल्व होंगे, बट फिर भी मुझे सॉल्व करने पड़े। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। आज की वीडियो रहेगी हमारी सैलरी चैप्टर के ऊपर, जो कि आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वीडियो। आप सबको पता है फर्स्ट वीडियो ऑलवेज फ्री। सैलरी चैप्टर के हम लोग पिछले लास्ट 5 ईयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग इतना तो इस वीडियो पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके और वो भी लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट यानी कि प्रैक्टिस करके एटलीस्ट क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग के थ्रू ही कुछ तो मार्क्स पेपर में लेके आ सके। तो ये वीडियो आज की रहने वाली है जी बेस्ट वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा सैलरी चैप्टर कवर हो जाएगा। जिनको भी अगर जीरो से भी शुरू करते हो तो भी आप लोग सैलरी चैप्टर इस वीडियो के थ्रू अपना कवर कर लोगे। बट शर्त एक है कि वीडियो को एंड तक देखना है, प्रॉपर देखना है। जो मैं बोलूँ आपको उसको अपना एक नोट पैड में नोट करते जाना है, तभी आपका सैलरी चैप्टर निकलेगा। आप सबको पता है सैलरी चैप्टर इज द मोस्ट वांटेड चैप्टर, ठीक है। तो वीडियो की बुक के ऊपर थ्योरी ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है, थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। यूनिट 1 की थ्योरी की वीडियोस भी अपलोड है, यूनिट 2 की भी। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियोस मिल गई होंगी। प्लेलिस्ट के अंदर पूरी इनकम टैक्स की थ्योरी कवर है हमारे चैनल पर। प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट कर दिया है, विद इन 4 to 5 डेज ये भी डन हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स समाप्त, ठीक है जी। चलिए सैलरी चैप्टर पे चलते हैं। 37 पेज नंबर पे है हमारा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ प्लीज़ कॉपी पेन लेके उसको साथ साथ लिखते रहिएगा, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस हैं या ऐसी बोल सकते हैं डिडक्शंस हैं जो आपको याद नहीं रहेंगी। तो अगर आपने लिखी होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट्स कर रखे हैं, बट ये जैसे जैसे क्वेश्चंस के पास आएंगे मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि किस क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट यूज हो रहा है। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 2019 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, स्टार्टिंग हम 2019 से करेंगे, 2023 तक क्वेश्चंस को लेके जाएंगे हम घसीट के। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2019 दिसंबर में एग्जाम में आया है क्वेश्चन 15 मार्क्स में, ठीक है। सबसे पहली बेसिक चीज़ आपको क्वेश्चन के लिए क्या ज़रूरी है कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जब सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि इतनी टैक्सेबल इनकम है जिसको हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, या टैक्सेबल सैलरी, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको इधर पर्टिकुलर और अमाउंट डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जो जीरो से वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप स्टेप मार्किंग भी ले आओगे तो बहुत है भाई, एक दिन पहले पढ़ के स्टेप मार्किंग लाना भी अच्छी बात ही होती है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पहले दी गई है बेसिक सैलरी। 31/10/2023 से पहले की सैलरी है 50,000 और उसके बाद की सैलरी है 60,000। तो ये फाइनेंशियल ईयर है 31/3/2024 को एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे बताया। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है। तो 7 मंथ यहाँ पे बनते हैं, 5 मंथ यहाँ पे बनते हैं। तो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी 6,50,000, 50,000 इंटू 7 और 60,000 इंटू 5। यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट आपको डीएनएस अलाउंस दी है 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो आपकी यहाँ पे आएगी 6,50,000, इसके ऊपर आपको सिंपली 40% लगा देना है। 40% ऑफ बेसिक सैलरी इज 2,60,000, ठीक है। बेसिक चीज़ें क्वेश्चन में आपको गिवन ही होंगी, तो आपको ये डालने के भी मार्क्स मिलेंगे। इतने मार्क्स तो आप प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी करके भी नहीं ला सकते जितना आप बेसिक चीज़ें डालने पे प्रैक्टिकल में टेक कर सकते हो। तो ध्यान से करना बस, ठीक है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी डाल दिया हमने। बोनस इक्वल्स टू 1 मंथ सैलरी। बोनस जो है आपका 1 मंथ की सैलरी के इक्वल है। 1 मंथ की सैलरी कितनी थी 50,000 प्लस उसके बाद उसको अक्टूबर में बेसिक सैलरी के ऊपर प्लस डीएनएस अलाउंस भी मिला उस मंथ के लिए। तो डीएनएस अलाउंस हमारा कितना था 40%। तो 40% ऑफ 50,000 के ऊपर 40% लगा के इसको ऐड कर दोगे बोनस को। जो बोनस है वो डायरेक्ट सैलरी पे लगेगा, क्योंकि ये मंथ की सैलरी के ऊपर है। 1 मंथ सैलरी होल ये पूरे साल की है। तो 1 मंथ की सैलरी 50,000 थी, तो 50,000 के ऊपर बोनस प्लस उसके अंदर डीएनएस अलाउंस। और यहाँ पे देखो अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर से पहले वाली की ही सैलरी चलेगी। अक्टूबर में उसको डीएनएस अलाउंस भी मिल गई, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी का बोनस निकाल के आप लोग 70,000 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद
कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, तभी मैं समझा पाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि भाई दीदी ने पॉइंट्स बता दिए, हम नोट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक बहुत प्यारा सा मैं चार्ट दिखाऊंगी, आपको उस चार्ट को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे हमारे 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड होते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, पब्लिक। अगर एम्प्लॉय कौन होता है, पहले तो हम लोग जो नौकरी करते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमें नौकरी देता है। एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो जॉब्स को करते हैं। एम्प्लॉयर जो हमें जॉब देता है। अगर एम्प्लॉय खुद किसी फंड में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, तो वो क्वेश्चन की जब हम सोल्यूशन करेंगे तो उसके एंड में 80C के तहत डिडक्शन मांग सकता है, उसको डिडक्शन मिलेगी। रिकॉग्नाइज में भी उसको डिडक्शन मिलेगी, पब्लिक में भी उसको डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ अनरिकॉग्नाइज में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है हमारे लिए हमारे प्रोविडेंट फंड्स में, इन फर्स्ट केस इट इज़ फुल्ली एग्जम्प्ट, नो टैक्स। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, अगर एम्प्लॉयर हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, नो टैक्स। अगर वो हमारे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो जो 12% तक अगर वो कंट्रीब्यूट करता है तो उसके ऊपर हम टैक्सेबल अमाउंट नहीं लिखेंगे। बट अगर उसका अमाउंट एक्सेस चला जाता है 12% से, जस्ट लाइक 18%, तो जो 6% एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर वो टैक्सेबल होगा। वो अमाउंट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अमाउंट साइड में डालेंगे, यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट वाला ये सारा चार्ट आपके साथ अगर होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी रहेंगे। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट क्रेडिट अगर होता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस तो यहाँ पे फुल्ली एग्जम्प्ट। यहाँ पे 9.5 तक तो एग्जम्प्ट है, बट अगर इससे एक्सेस चला जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। तो ये वाला और ये तीनों पॉइंट्स आपके यूज़ होने वाले हैं। ज़्यादातर पेपर में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यही आते हैं, ठीक है। तो और ये रिफंड वाला तो मैंने कभी देखा ही नहीं क्वेश्चन में। तो मेन जो यूज़ होने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे और इंटरेस्ट वाला, ये 3 पॉइंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको इन तीनों को ध्यान से नोट डाउन करना है, समझ लेना है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पॉइंट है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जिसने हमें जॉब दी वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अकाउंट एम्प्लॉयज की सैलरी में कितने परसेंट, 16%। हमने यहाँ पे क्या देखा, कितने परसेंट एग्जम्प्ट है, 12%। कितना ज़्यादा है, 4%। तो जो 4% ज़्यादा है ना वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा होगा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एक्सेस, कितना, 4%। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ ना बेसिक सैलरी पे, तो बेसिक सैलरी कितनी थी, 6,50,000। 6,50,000 पे 4% टैक्सेबल हो गया हमारा 26,000। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 2,500 का पे किया गया है, जिसमें से 2,000 एम्प्लॉयर ने पे किया है। जो एम्प्लॉयर ने 2,000 पे किया है वो टैक्सेबल है, और जो टोटल पे हुआ है वो डिडक्शन में आएगा। मैं आपको डिडक्शंस दिखा देती हूँ, अगर आपको डिडक्शंस मुझे नहीं लगता पता होंगी तो देखिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत पहली डिडक्शन आपको 50,000 की मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर वो एक्चुअल सैलरी और 50,000 में से जो भी अमाउंट आपका लेस होगा आप क्वेश्चन के एंड में उसको डिडक्ट कर दोगे। अगर 50,000 कम है तो उसको डिडक्ट कर दोगे, अगर आपकी सैलरी कम है तो उसको डिडक्ट कर दोगे। एंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, अगर जो आपको प्रोफेशनल टैक्स मिल रहा है तो ये भी डिडक्शन के लिए अलाउ है, आपको उसको डिडक्ट करना है। बट अगर वो अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, एम्प्लॉयर जितना पे कर देगा, जितना एम्प्लॉयर ने पे किया विच इज़ 2,000, दैट इज टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स पे बाय एम्प्लॉयर 2,000 इज टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फैसिलिटी मिल रही है आपको, लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाज प्रोवाइडेड टू ए फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। कॉस्ट, लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है, 45,000 और कंप्यूटर की 35,000 वर अक्वायर बाय द कंपनी 1/12/2023। इसके ऊपर मैं आपको पॉइंट दिखा देती हूँ। ये पॉइंट्स जो मैं दिखाने वाली हूँ आपको नोट डाउन करते जाना है। पहला प्रोफेशनल टैक्स का दिखाया मैंने आपको, उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके पहले मैंने आपको रिकॉग्नाइज का दिखाया, आप नोट पैड पर जरूर लिखते जाएं क्योंकि ये पॉइंट रिपीट होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 50 पे है हमारा ये। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा मूवेबल एसेट है। तो जब भी आपको यूज़ ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर मिलेगा तो इसमें आपके जो है टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आपका कोई मूवेबल एसेट है अदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर तो उसके ऊपर 10% लगेगा। बट लैपटॉप और कंप्यूटर पे आपको जो मर्जी मिल जाए वो टैक्सेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो लैपटॉप और कंप्यूटर वाला अमाउंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर इज नील
कुछ भी नहीं डाला हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद मोटर कार। अब ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं जो मैं समझा रही हूँ, आपको लैपटॉप एंड कंप्यूटर क्लियर है। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसको खरीदा जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी इंजन की 1.6 लीटर से एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है। बाय प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम वन बोथ ऑफिशियल और पर्सनल यूज़, यहाँ पे हो गया। सबसे पहली चीज़ मोटर कार का पॉइंट आ जाए, ठीक है। आपको यही चीज़ देखनी है कि क्यूबिक कैपेसिटी क्या दी गई है। जब आपको क्यूबिक कैपेसिटी पता चल जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। क्यूबिक कैपेसिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्यूबिक कैपेसिटी पता है, हम लोग इसके सीधा पॉइंट पे चलते हैं। इसका आपको नोट दिखा देती हूँ, आपको उसको नोट डाउन ज़रूर करना है। मोटर कार का यहाँ पे पॉइंट है, अगर कार ऑनर ने खरीद ली है, मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कार खरीदी क्या हमारे केस में, नहीं। व्हेन कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ध्यान से यहाँ पे रीड करो, मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कार खरीदी तो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, बोथ ऑफिशियल और पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जाएंगे हम डायरेक्ट, इफ कार इज यूज्ड फॉर पार्शियली ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब यहाँ पे रीड करो, अ सम कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 1800 पर मंथ, जब उसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से एक्सीड नहीं करेगी, और जब उसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से एक्सीड कर जाएगी तो 2400 लेंगे, और अगर उससे कम रहेगी तो 1800 लेंगे। अब हमने देखना है यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड करी है, 1.6 लीटर से क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड करी है, तो क्योंकि एक्सीड करी है तो 2400 पर मंथ लेंगे। तो 2400 पर मंथ हमने यहाँ पे लिया, और कितने मंथ्स के लिए लेना है, कितने मंथ्स के लिए लेना है, तो यहाँ पे देखिए 1/11/2023 टू 31/3/2024, 11th मंथ, 12th मंथ, पहला महीना, दूसरा और तीसरा, 5 महीनों के लिए। तो 2400 फॉर 2400 फॉर 5 मंथ्स, तो 12,000 आपका आ जाएगा मोटर कार का पॉइंट। मोटर कार का पॉइंट बहुत सारे क्वेश्चंस में है, अगर आप इसको नोट में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको सॉल्व करना ईजी रहेगा। एक नोट पैड लेके सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए कि सैलरी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मिल रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन इन बेंगलोर में, और जिसका कंसेशन रेंट 1000 है और फर्नीचर की कॉस्ट 1 लाख है। पहले तो इसका हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या हमारी असेसमेंट यूज़ होगी, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ना। तो पहला हमारा है यहाँ पे क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। तो आपको पहले तो यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन समझना बहुत ज़रूरी है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, कि उसको खरीदा गया है या किराए पे लिया गया है, ठीक है। अगर तो वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, फिर हमने देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या अदर एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट के लिए तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अदर एम्प्लॉय के लिए अगर जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है। अगर अब हमारी क्वेश्चन में आ जाते हैं एक बार, ही वॉज गिवन रेंट फ्री एकोमोडेशन एट बेंगलोर जिसका कंसेशन रेंट 1000 है, फर्नीचर की कॉस्ट 1 लाख है। तो यहाँ पे अब हमें देखो, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि उसने उसको बेंगलोर में वो रेंट पे दिया, ऑब्वियस है उसको रेंट पे ही लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो यहाँ पे बता दिया कि 15% ऑफ सैलरी हमने लेनी है। अगर अदर एम्प्लॉय, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो नहीं है, अदर एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी में वो काम कर रहा है, ठीक है। तो 15 पॉपुलेशन हमें दी नहीं गई है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सबसे फर्स्ट वाली मोर देन 25 लाख के नियर ही होगी। तो 15% ऑफ सैलरी, और उसके अलावा उसको फर्नीचर अकोमोडेशन दी गई है। फर्नीचर अगर खरीदा गया है तो 10% उस फर्नीचर की कॉस्ट हम लोग ऐड करेंगे, और अगर हायर पे लिया गया तो एक्चुअल चार्जेस हम लोग लेंगे। तो अब इसका मैं आपको ना वर्किंग नोट दिखाती हूँ कंसेशन एकोमोडेशन का, रेंट फ्री का, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, कंसेशन एकोमोडेशन के लिए हमने सबसे पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमारी सैलरी लेनी है, बेसिक सैलरी प्लस उसमें जो उसको बोनस मिला था 70,000, ठीक है। 6,50,000 प्लस 70,000, 7,20,000। अब आपकी जो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू है उस पर हमने 15% सैलरी, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा कि 15% ऑफ सैलरी लेंगे अगर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, तो 15% ऑफ सैलरी हम लोग लगा देंगे यहाँ पे 7,20,000 के ऊपर हम लोग 15% लगाएंगे, हमारा 1,08,000 आ जाएगा। प्लस हमारी जो फर्नीचर की वैल्यू है वो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज़ 1 लाख। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज़ 1 लाख,
ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है 1 लाख की, वो लोग हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर पे 10% लगा के मैंने आपको फर्नीचर एकोमोडेशन पीछे दिखाया था कि फर्नीचर एकोमोडेशन हमने कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी अगर एम्प्लॉय ने किया है तो उसका 10% उसका फर्नीचर की कॉस्ट का हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हमें जो भी वहाँ पे गिवन है हम उसका 10% कर देंगे, जो भी हमारी कॉस्ट होगी फर्नीचर की। तो ये सब कुछ हम लोग ऐड कर देंगे। इसके बाद रेंट, जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसके अलावा उसने कंसेशन रेंट भी पे किया है 1000 का। तो अगर इसको मैं आपको दिखाऊं, कंसेशन रेंट हाउस क्या है, आपने फर्स्ट रेंट फ्री हाउस को कैलकुलेट कर लिया, जो भी हमने अभी तक रीड किया उसमें से आपको डिडक्ट करना है जो भी एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर कंसेशन रेंट एम्प्लॉय ने पे किया है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक सिंपल है, हमने उसको माइनस किया है। रेंट लेस पे बाय एम्प्लॉयर 1000 था फॉर 12 मंथ्स, तो 12,000 माइनस करके वैल्यू ऑफ कंसेशन एकोमोडेशन 1,06,000 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो कुछ टफ नहीं होगा, बट अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो डिफिकल्ट डेफिनेटली लगेगा। तो कंसेशन एकोमोडेशन 1,06,000 की, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मैं समझा देती हूँ। लीव ट्रैवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, उसकी वाइफ और उसके 3 चिल्ड्रंस, एक डॉटर उसकी जिसकी एज 7 ईयर्स है और दूसरा जो है वो ट्विन है, एक ही माना जाएगा वो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट इकोनॉमी क्लास की दी गई है, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर 30,000 फॉर अडल्ट और 45,000 और उसके 3 चिल्ड्रंस के लिए। तो मिस्टर ए एलिजिबल है इस एग्जाम्शन के लिए। पहले इसका मैं आपको पॉइंट दिखाती हूँ, मेरे नोट्स में है, रुको। तो गाइज ये पॉइंट ध्यान से देखना है, इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। लीव ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंट एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया कहीं भी जाने के लिए इन इंडिया अलोंग विद हिज फैमिली, कि आप घूम सकते हो। तो ये एग्जाम्शन क्या मिलेगी इसमें, द एग्जाम्शन शैल बी लिमिटेड टू फेयर फॉर गोइंग एनीवेयर, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकते हो। ब्लॉक ऑफ 4 सालों में आप 2 बार अपनी फैमिली को लेके कहीं भी घूमने जा सकते हो, ये आपको एग्जम्प्ट है। फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है, उसका स्पाउस यानी कि जिसके साथ मैरिज हुई है, बच्चे एंड डिपेंडेंट ब्रदर एंड पेरेंट्स। हाउएवर फैमिली में डज नॉट इंक्लूड मोर देन 2 चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 110। तो यहाँ पे ये बताया गया है जब जर्नी बाय एयर आपको दी जा रही है, वेयर द जर्नी इज परफॉर्म, जो टिकट लेके दी जा रही है, एयर एग्जाम्शन अप टू द एयर फॉर इकोनॉमी क्लास आपको एग्जाम्शन मिलेगी। अगर वो टिकट्स इकोनॉमी क्लास की हैं तो आपको एग्जाम्शन डेफिनेटली मिलेगी, बट अगर आपको दूसरी मिलती है तो वो टैक्सेबल भी मानी जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, लीव ट्रैवल कंसेशन दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, उसकी वाइफ को, उसके 3 बच्चों को, एक उसकी बेटी है 7 साल की, 2 ट्विन्स हैं, ट्विन सन्स हैं जिनकी उम्र 3 साल है। ट्विन्स हैं मतलब उनको एक कंसीडर करेंगे, 2 बच्चे लेके जा सकते हो आप, बट अगर एक ही साल में 2 हैं तो उसको एक कंसीडर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एयर टिकट आपको इकोनॉमी क्लास की दी जा रही है, हमने अभी क्या रेट किया, अगर इकोनॉमी क्लास है तो एग्जाम्शन मिल जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं है। तो 30,000 45,000 जो मर्जी है, एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे देखो लीव ट्रैवल कंसेशन, यहाँ पे क्या डाला है, एग्जाम्शन दे दी हमने, नील है। इसका वर्किंग नोट मैं आपको एक बार रीड ज़रूर करवाना चाहूँगी कि क्या है, देखो ध्यान से देखना। मिस्टर ए कैन अवेल, एग्जाम्शन उन्होंने ले ली अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 इंटायर अमाउंट जो उनका 45 था, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन ले ली, उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे। द रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आती है कि आप लोग सिर्फ 2 बच्चों को लेके जा सकते हो। तो द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड फॉर 2 चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ। अगर एक ही बार में मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विन्स हुए तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन 2 चिल्ड्रंस वाली अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आपको ये वर्किंग नोट ज़रूर देने हैं। अब बाकी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया हमारा। उसके बाद उसने लिया जी लोन। He got a loan of 5 lakh from his employee at a nominee rate interest of 3.67। कंस्ट्रक्शन SBI का लैंडिंग रेट यहाँ पे दिया गया है 8.5%। तो इसको कैलकुलेट करना ना बहुत इजी है। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया उसके बाद SBI का आपको कुछ भी दिया गया, ठीक है, SBI का लैंडिंग रेट जो भी है, आपको SBI का लैंडिंग रेट दिया गया उसमें से इसको माइनस कर देना है और 5 लाख पे उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देना है। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं दी, सीधा SBI का दिया तो सीधा SBI का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन में ये पॉइंट आएंगे। फिलहाल 5 लाख के ऊपर 8.4 में से 3.67 को माइनस कर दो, कितना एक्सेस अमाउंट है वो परसेंटेज लगेगी। 3.67 इंटरेस्ट है, ये एग्जम्प्ट है,
ठीक है, इसके एक्स्ट्रा 8.4% कितना एक्सेस ज़्यादा होना चाहिए था, वो टैक्सेबल होगा। तो इंटरेस्ट बेनिफिट इन रिस्पेक्ट, ये आपको बेनिफिट मिला ना, आपको 3.67% पे ही लोन मिल गया, जबकि SBI ने 8.4% बोला था, तो आपको बेनिफिट मिला। तो 8.4 में से 3.67 को माइनस करो, कितने परसेंट का बेनिफिट मिला। अगर आप पूरा 8.4% पे करते तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो 5 लाख पे वो परसेंटेज वो कितने महीनों के लिए, यहाँ पे आप मंथ्स देख सकते हो, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च लास्ट होती है हमारी। सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 महीने हैं, तो 4 महीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप फैसिलिटी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। तो टोटल करने पे आपकी ग्रोस सैलरी निकल आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 16, मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगी 50,000 या आपकी सैलरी, दोनों में से विच एवर इज लेस वो लग जाएगी 50,000। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो कि एम्प्लॉई ने पे किया था 2500 का, दैट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड, तो 2500। तो कैलकुलेट कर दिया, हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 10,81,383। आई होप पहला क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनका बेस सेटल डाउन नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे आपको और चीज़ें क्लियर करवाऊंगी मैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी, ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन हमने देखा, जिसमें हमने कंसेशन रेंट भी निकाला, इसका एक और ईजी मैनर में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बना रखा है, बट आई थिंक इट शुड हेल्प। देखो, अगर तो केस 1 है, अगर वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइसेंस फी और रेंट बाय गवर्नमेंट जो भी आपको वैल्यूज है निकाल लेनी है। बट अगर बंदा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आपने देखना है एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने ली है या हायर की है, या खरीदी है या हायर पे ली है, ठीक है। फिर आपने पॉपुलेशन वाला केस देखना है कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है 7.5, 10 लाख से कम है 25, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। और अगर हायर पे ली है तो एक्चुअल लीस्ट रेंट जो उसने पे किया है, या 15% ऑफ सैलरी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने 15% सैलरी लगाया था ना अभी, देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या किया था, 15% ऑफ सैलरी लगाई थी ना हमने यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी। तो क्यों लगाई, क्योंकि इसकी वजह यही है। तो हमने 15% ऑफ सैलरी लगाई, विच एवर इज लेस। देखा हमने एक्चुअल रेंट जो उसने पे किया, लीस्ट अमाउंट ऑफ रेंट जो उसने पे किया, वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमने सीधा निकाला 15% ऑफ सैलरी। तो हमने 15% निकाला, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड की। अगर हमें एक्चुअल रेंट उसने कितना पे किया वो गिवन होता, तो हम एक्चुअल लीस्ट रेंट और 15% को कंपेयर करते कि कौन सी वैल्यू दोनों में से कम है, फिर उसमें फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड करते। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 15% ऑफ सैलरी है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। बट देन हम लोग उसको कंपेयर करते, तो कंपेयर करने के बाद हम लोग उसको माइनस करते। ये जो मेरा मैंने अपने हाथों से बनाया ना, तो मेरा आपको दिखाने का यही मोटो है कि आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फर्नीचर की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी आपकी फर्नीचर ऊपर ये वाली वैल्यू निकालोगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की, अनफर्निश्ड की, ये अनफर्निश्ड है, उसमें आप 10% जो भी फर्नीचर की कॉस्ट होगी उसका 10% ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की फ्रेंड की तरफ। चलिए भाई फटाफट अब चलते हैं क्वेश्चन में, अब क्योंकि आपकी एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि बेस सेटल डाउन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. A has 2 sons. He is in receipt of children education allowance. उसको children education allowance मिलती है 150 per month for his elder. एजुकेशन अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस नहीं है, ध्यान रख देना। 150 फॉर हिज एल्डर सन, 670 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन। और उसके बाद हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल, उसको ट्रांसपोर्ट की अलाउंस मिल रही है 1800, ट्रिब्यूनल अलाउंस मिल रही है 500। अब पहले मैं आपको इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसको ध्यान से सुनिएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को सबसे पहला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये देखिए मेरे नोट्स में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में आता है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है, और सिर्फ 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन ये अवेलेबल है। तो पहली देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रही है, 2 ही बच्चे हैं आई थिंक, ठीक है। 150 पर मंथ उसके बड़े बेटे के लिए एल्डर, और 74 हर यंगर। तो एल्डर सन के लिए 150 पर मंथ मिल रही है, पर 100 की तो एग्जम्पशन ही है, तो 100 × 12 करके एग्जम्पशन को माइनस कर देंगे, जो ज़्यादा है वो टैक्सेबल मानी जाएगी, यानी कि 600। और जो यंगर सन है, यंगर सन की 70 पर मंथ है, 70 पर मंथ × 12 840, तो एग्जम्पशन 100 की है तो 70 तो कम हुआ ना, तो ये वाला तो पूरा ही नील हो गया क्योंकि पूरी एग्जम्पशन है, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट्स आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद
ही इज़ ऑल्सो रिसीविंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रही है 1800 पर मंथ। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आपको मिलती है तो सिंपल है, फुल्ली टैक्सेबल होती है। 21600 1800 इंटू 12 करके। उसके बाद आपको अगर मिल रही है ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस, ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस पे भी वर्किंग नोट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस ये रही, ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ तक एग्जम्प्ट है, 200 पर मंथ एग्जम्पशन अवेलेबल है ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस के ऊपर। बट यहाँ पे ट्रिब्यूनल एरिया 500 गिवन है, 500 200 तक एग्जम्प्ट है। 500 इंटू 12 6000 एग्जम्पशन 200 की गिवन है, 200 इंटू 12 2400 की एग्जम्पशन है, 6000 में से 2400 गई, दैट इज 600। तो टोटल ये वाला कर दो, कितना आ गया हमारा टोटल टैक्सेबल अलाउंसेज, ये सिर्फ अलाउंसेज है आपकी, ठीक है गाइस। ये पॉइंट्स अगर आप साथ साथ नोट करते जाएंगे, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन 100 पर मंथ एग्जम्पशन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट पूरी टैक्सेबल है, ट्रिब्यूनल 200 है, तो आपको कहीं ना कहीं रिमाइंड रहते जाएंगे पॉइंट। बट अगर आप ये पॉइंट्स नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं नहीं समझा सकती भाई आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको ऐसे ही समझ आएंगे जब तक आप पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करेंगे, क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 में दिसंबर में आया है और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, तो मैंने खुद से सॉल्व किया है। अगर कुछ भी गलती होएगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, मिस्टर कार्तिक, उनकी एज है 62 ईयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थे वो टिल हिज रिटायरमेंट। 31 मई को रिटायर हुए, उन्होंने सिंगला लिमिटेड को ज्वाइन किया विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी। 40% इक्विटी शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है। किसी भी कंपनी के अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास 40% शेयर होते हैं तो वो उस कंपनी की मतलब कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाती। 60% शेयर्स मस्ट है ना, 60% शेयर जिसके पास है कंपनी का टाइटल वही रहेगा। तो 60% शेयर कंपनी के पास है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, 40% गवर्नमेंट के पास है तो वो कंपनी गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। अब क्वेश्चन को सॉल्व आप खुद करना शुरू करिए। बेसिक सैलरी गिवन है, DNS अलाउंस गिवन है, तो आप डालना शुरू करेंगे तो मैं आपको समझाना भी शुरू कर दूंगी क्वेश्चन को, क्योंकि इतना टफ नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ, ठीक है। तो देखते चलते हैं। बेसिक सैलरी है सबसे पहले 20,000 पर मंथ की, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 इज अवर फर्स्ट अमाउंट, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड, DNS अलाउंस 2,000 पर मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ विच द पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर रिटायरमेंट पर्पस। तो इसका यूज़ आगे जब भी आपको कहीं सैलरी का यूज़ करना है, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन में हाउस रेंट निकालने के लिए, तो वहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है। फिलहाल जब आपको DNS अलाउंस डालनी है तो पूरी डालनी है। जो हाफ वाला अमाउंट है ना, वो जब आप बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए सैलरी प्लस DNS अलाउंस करोगे तब आपको यहाँ पे हाफ करना है, ठीक है। फिलहाल DNS अलाउंस पूरा जाएगा 2,000 इंटू 12 24,000। नेक्स्ट क्या गिवन है भाई, हमें ओवर टाइम करने का अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस अप टू 31 मई तक का। अप टू 31 मई का मतलब क्या होता है कि 31 मई से पहले पहले, अप टू पहले पहले, ठीक है। अप्रैल और मई, 1 अप्रैल से हमारा साल स्टार्ट होता है ना, ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल और मई। 2 मंथ्स के लिए ओवर टाइम अलाउंस है 2,000 पर मंथ। तो ओवर टाइम अलाउंस 2,000 इंटू 2 मंथ्स के लिए तो 4,000। उसके बाद हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस यूज़ 1,000 पर मंथ है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 800 पर मंथ आया है। तो इसके ऊपर पहले तो आपको एक पॉइंट समझा देते हैं हेल्पर अलाउंस का, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। हेल्पर अलाउंस हमारी पार्शियली, देखो पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में आती है। पार्शियली यानी कि इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है पहले ये देखो, हेल्पर अलाउंस ऑफिस यूज़ के लिए आपको 1,000 मिली है, ठीक है, पर एक्चुअल में आपके सिर्फ 800 लगे हैं, तो 200 आपके बेनिफिट हुआ है। तो 200 सिंपल है, जो बेनिफिट हुआ है उसको टैक्सेबल कर देते हैं, ठीक है। तो हेल्पर की जो अलाउंस है 1,000 मिली है, एक्सपेंडिचर एक्चुअल में इतना हुआ, जो एक्चुअल आपका बच गया माइनस करके वो टैक्सेबल है, ठीक है। देन मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट 69,000, आउट ऑफ विच 12,000 जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो गवर्नमेंट वाला आपको माइनस कर देना है। आपको मेडिकल बिल जो मिला है वो 69,000 का है, 12,000 गवर्नमेंट में गया, उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेडिकल बिल 69,000 गवर्नमेंट वाला माइनस करके सिंपल जो अमाउंट है वो टैक्सेबल, ठीक है। आपको फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है पर्सनल यूज़ के लिए, इसके ऊपर भी ये भी टैक्सेबल है। मैं आपको दिखा देती हूँ पॉइंट्स, क्योंकि हैं बट आपने क्योंकि डिटेल में पहले स्टडी नहीं कर रखी है, इसी वजह से आपको यहाँ पे ये दिक्कत थोड़ी सी आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है, ये फुल्ली टैक्सेबल है।
फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस आती है, तो इसके ऊपर जितनी भी आपको मिलेगी कोई डिडक्शन, ये पूरी की पूरी आप टैक्सेबल करोगे। तो फ्री गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर्सनल यूज़ के लिए मिली है, फिर भी ये 24,000 की 24,000 टैक्सेबल मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फ्री टेलीफोन फैसिलिटी मिली है, उनकी फैसिलिटी मिल रही है आपको आपके रेजिडेंस पे, ये एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये फुल्ली टैक्सेबल में नहीं आती है। तो ये पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं कि टेलीफोन एग्जम्प्ट रहेगा, गैस पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो लंच मिलेगा, फ्री लंच इन ऑफिस 10,500 विच इज़ पेड डायरेक्टली टू द कैंटीन, 35 पर डे फॉर 300 डेज जो है ये आपको दिए जा रहे हैं। और इसकी भी पॉइंट है, जो फ्री लंच है ना आपको 50 पर मील एग्जम्प्ट है, 50 रुपीज़ पर मील आपको एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्री लंच, फुल लंच मिल रहा है आपको 50 पर मील एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे आपकी पर मील कितने की बन रही है, 35 रुपीज़ की, तो 50 तक तो एग्जम्पशन है। तो यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, नील है हमारा अमाउंट यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हाउस मिल रहा है 2 लाख का फॉर 6 ईयर के लिए। SBI का लैंडिंग रेट, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज कोई भी नहीं दी, डायरेक्ट SBI का लैंडिंग रेट दिया गया, तो डायरेक्ट इसके ऊपर परसेंटेज लगा दो, माइनस करना ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, परसेंटेज गिवन थी और SBI का लैंडिंग रेट हमने माइनस किया था। दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने देखिए ये माइनस किया था ना 8.4%, यहाँ पे SBI का लैंडिंग रेट गिवन था, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो आप डायरेक्टली 2 लाख के ऊपर 9.40% लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर 9.40%, डायरेक्टली 18,800 आपका, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अर्न लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट मिल रही है भाई, तो लीव इनकैशमेंट 16,000 एज पर रूल्स मिस्टर कार्तिक इज एंटाइटल की वो 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं हर महीने में, ठीक है। ही हैज़ इनकैश 24, अब देखो उनको लीव इनकैशमेंट मिल रही है पर वो अभी सर्विस में है, मतलब काम कर रहे हैं, तो अगर सर्विस के दौरान आपको लीव इनकैशमेंट मिलती है, आप 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो, बट आपने नहीं ली तो आपको लीव इनकैशमेंट मिल रही है। तो सर्विस के दौरान अगर आपको मिल रही है तो दैट इज टैक्सेबल, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस मिल रही है दैट इज टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस, उसकी खुद की लाइफ की, मतलब मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मेरी खुद की मेडिकल इंश्योरेंस हुई, मेडिक्लेम मिला है 5,060 का, तो दैट इज एग्जाम्प्ट क्योंकि मैं उस कंपनी का पार्ट हूँ। बट दूसरी मुझे मेडिक्लेम एग्जाम्पशन मिली है ऑन हिज ब्रदर्स लाइफ, जो कि मेरे ऊपर डिपेंड भी नहीं करता, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कार्तिक, तो ही इज़ रीइंबर्स 4100 उसके ब्रदर के लिए भी मिली है, जबकि वो ब्रदर मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद कमाता है, खुद खाता है। तो ये 4100 क्या है, मेरी इनकम है, क्योंकि मेरा ब्रदर तो खुद अर्न कर रहा है, तो वो खुद अपने मेडिकल बिल्स को पे कर सकता है, बट फिर भी अगर मुझे मेरी कंपनी की तरफ से मेरे ब्रदर के लिए मेडिकल रिम्बर्समेंट मिल रही है तो दैट इज़ माई इनकम। तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो तो मेरे खुद के लिए मिली वो तो नील है, बट अगर मुझे ब्रदर की लाइफ के लिए मिल रही है तो दैट इज टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है कार्तिक और उसकी फैमिली को 46,500 का। आपको घूमने फिरने के लिए कंपनी की तरफ से पैसे मिले, भाई इतने पैसे दे रहे हैं आप घूम आओ, पर आप कहीं घूमने ही नहीं गए, नो जर्नी इज टेकन, तो वो अमाउंट आपकी क्या है, इनकम है, तो आप सिंपली उसको भी टैक्सेबल कर दोगे। भाई लीव ट्रैवल कंसेशन, कोई जर्नी हमने ली नहीं तो 46,500 भाई टैक्सेबल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दी गई है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड देन रेंट फ्री अनफर्निश्ड। हाउस रेंट अलाउंस अलग होती है, रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस अलग होती है, ठीक है। पहले हाउस रेंट अलाउंस को निकालते हैं, 31 मई तक की आपको निकालनी है। कार्तिक ने हाउस रेंट अलाउंस पे की है 4,000 पर मंथ एट अ हाउस इन दिल्ली में उसका हाउस है। पहले इसका मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितना पेज नंबर यहाँ पे 38 नंबर पेज नंबर पे है हमारा ये हाउस रेंट अलाउंस का ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस अगर तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रही है और आप अपने खुद के घर पे रह रहे हो, आपके पास अपना खुद का घर है जहाँ पे आपको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ा, फिर भी आप कंपनी से हाउस रेंट की अलाउंस ले रहे हो, तो दैट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। और सेकेंड, इन अदर केस, पहली बात तो यहाँ पे देखो, आपको अगर हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करनी है तो 40% सैलरी आपको लेनी है ऑर्डिनरी अगर टाउन है, बट अगर सिटीज़ हैं जैसे कि 50% सैलरी लेनी है। अगर आपको केस स्पेशली बोला गया कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई का केस है तो हमने 50% सैलरी लेनी है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे केस स्टडी करते हैं कि कौन सा केस है, रेंट पे इन दिल्ली का केस है तो 50% सैलरी लगेगी, ठीक है। मैं आपको इसका पहले वर्किंग नोट के थ्रू समझाती हूँ, इसका वर्किंग नोट क्या कहता है। पहले देखेंगे हम लोग कि हाउस रेंट उसको कितना रिसीव हो रहा है। हाउस रेंट उसको
4,000 पर मंथ रिसीव हो रहा है और अप टू 31 मई, यानी कि अप्रैल से महीना शुरू होता है, अप्रैल का पूरा महीना और मई का पूरा महीना, सिर्फ 2 महीने के लिए उसने रेंट पे किया 4,000 पर मंथ। तो 4,000 इंटू 2 उसको कितना रेंट रिसीव हुआ, 8,000 का। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है हाउस रेंट अलाउंस हम लोग कैसे निकालते हैं। आपने हाउस रेंट रिसीव लिख लिया 4,000 इंटू 2। अब आपको एग्जम्पशन निकालनी है। एग्जम्पशन में आपको 3 चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट वन इज 50% ऑफ सैलरी, उसकी सैलरी का 50% कर दो। तो सैलरी कितनी थी इसकी, सबसे पहले इसकी सैलरी देखेंगे हम लोग। देखिए सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सैलरी यहाँ पे देखिए कितनी थी, 20,000 उसकी पर मंथ थी और 2,000 में जो डीएनएस अलाउंस होती है उसमें से हाफ पार्ट बोल रहे हैं कि वो रिटायरमेंट पर्पस के लिए रख रहे हैं, यानी कि इसमें से हम लोग 1,000 यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने बोला था ना हाउस रेंट या रेंट फर्निश में हम लोग इसका हाफ पार्ट यूज़ करेंगे, बट ये जब सिंपली क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डालोगे तो पूरी डालोगे। अब 20,000 ये और इसका हाफ 1,000, 21,000 और ये हमने सिर्फ 2 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो इंटू 2 42,000 हमारी टोटल सैलरी है। तो 50% ऑफ सैलरी 42,000 का 50% 21,000। एक्चुअल हाउस रेंट उसको कितना रिसीव हो रहा है, 8,000, और उसने जो रेंट पे किया 8,000 माइनस उसकी जो सैलरी है उसका 10%, 42,000 का 10% 3,800। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये 3 पॉइंट्स करने हैं। अगर तो दिल्ली कोलकाता मुंबई वाला केस है तो 50%, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, उसको जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ वो जो उसने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू है, तीनों में से कौन सी सबसे छोटी वैल्यू, 3,800, उसको हाउस रेंट जो भी उसको पे किया रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर देना है। 4,200 हमारा हाउस रेंट अलाउंस निकल आएगा। हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकाला हमने, देखिए 4,200 हमने यहाँ पे टैक्सेबल किया है। ठीक है, सबसे पहले जो आपको हाउस रेंट रिसीव हुआ, जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखिए हाउस रेंट अलाउंस, उसको जो भी उसने पे किया 4,000 पर मंथ, तो जो भी उसने है 4,000 इंटू 2 करके 8,000 आ गया। अब एग्जाम्पशन में 3 पॉइंट्स को कंपल्शन है निकालना ही निकालना है। अगर दिल्ली मुंबई कलकत्ता वाला केस है तो 50%, अदरवाइज 40% सैलरी के ऊपर। सैलरी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, अदरवाइज कोई बोनस वगैरह है तो वो ऐड करेंगे। ठीक है, सैलरी निकल आई, सैलरी पे 50%। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस जो उसको रिसीव हुई थी 8,000 की, और जो उसने रेंट पे किया उसमें से सैलरी का 10% माइनस करके जो अमाउंट है, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लीस्ट, उसको एक्चुअल में से माइनस कर देना है। 4,200 हमारा हाउस रेंट अलाउंस हमें निकल आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब उसके बाद क्या है भाई। यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 जून ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस एट सेकेट न्यू दिल्ली, जहाँ पे लीज रेंट है 15,000। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 20,000 और उसने रिपेयर के लिए पैसे पे किए 6,000, रेंट ऑफ एसी सिस्टम 9,000। अब इसका मैंने आपको ऑलरेडी एक करवाया था कि रेंट फ्री एकोमोडेशन का मैंने ये चार्ट बनाया है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही देख लिया हमने, वो कंपनी तो थी प्राइवेट, वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, अब देखना है कि एकोमोडेशन ओनर ने खरीदी है या हायर पे ली है। देखो ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड, उसको रेंट फ्री हाउस दिया गया है जिसका लीज रेंट पे दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल केस है हमारा भाई, सिंपल केस है भाई, उसको हायर पे दी गई है लेके। ठीक है, तो उसका जो भी एक्चुअल लीस्ट रेंट पे किया गया है और 15%, पिछले में हमें ये नहीं था, ये हमने सीधा लगाया, बट अब इस क्वेश्चन में है एक्चुअल लीस्ट रेंट उसने जो पे किया, हुज लीज रेंट 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ और 15% वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज इक्वल टू 15, जो भी उसने एक्चुअल रेंट पे किया या 15% ऑफ सैलरी निकालना पड़ेगा हमें। पहले हम सैलरी निकालेंगे बेसिक 20,000, क्योंकि 10 मंथ्स की क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे मंथ देख लो 1 जून से आगे वाले पहले 2 महीने हमने ले लिए यहाँ पे, जहाँ पे उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल गई पहले 2 महीनों के लिए, बाकी के लिए उसको घर किराए पे दे दिया गया। ठीक है, पहले में उसको अलाउंस दे दी, दूसरे में उसको घर दे दिया, 2 महीने में उसको ये मिल गया, छोड़ दो, बाकी बचे 10 महीने। 1 जून से लेके 31 मार्च तक के महीने गिन लो, 10 महीने होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको अब सैलरी ले लेनी है। सिंपल सैलरी 20,000 की थी, 10 महीनों के हिसाब से डीएनएस अलाउंस 2,000 थी, बस जिसमें से हाफ रिटायरमेंट पर्पस के लिए थी, तो 1,000 यहाँ पे लेंगे। हेल्पर अलाउंस 200 गिवन है। पेंशन आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में गिवन, यहाँ पे गिवन है देखो गवर्नमेंट पेंशन 1,20,000 की है, पूरे साल की है। तो इसको अगर आप 1 महीने में डिवाइड बाय 12 कर दो तो 1 महीने की 10,000 पेंशन बनती है। ठीक है, तो ये पेंशन जो 10,000 है आपको 10 महीनों के लिए इसको कैलकुलेट करना है, तो ये यहाँ पे डलेगी। ठीक है, तो सैलरी डीएनएस अलाउंस निकाल के आपकी टोटल वैल्यू निकल आई, जिसपे आपको ये परसेंटेज लगानी है 15% ऑफ सैलरी, तो 3,12,000। अब आपको सिंपली 3,12,000 पे 15% लगाना है।
ठीक है, और जो उसने एक्चुअल रेंट पे किया विच इज़ 15,000 पर मंथ लीस्ट अमाउंट जो वो पे कर रहा है, दोनों में से आपको कंपेयर करना है कौन सी छोटी वैल्यू है। इसको 15% निकाला 46,800 अमाउंट आया, और 15,000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1,50,000 आया। दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1,50,000 और 46,800। 46,800 दोनों में से जो भी लीस्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, एक्चुअल लीज रेंट जो पे किया और 15%, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है वो हम लेंगे। 46,800 से छोटी है, प्लस उसमें हम लोग हमारा जो भी रेंट वगैरह है फर्नीचर का जो भी है उसको ऐड ऑन करेंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या दी गई है, यहाँ पे उसको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया जिसकी कॉस्ट है 20,000। तो रेंट ऑफ फर्नीचर यहाँ पे देखिए हमने ऐड किया है 20,000 का। उसके बाद यहाँ पे जो रिपेयर है 6,000 का, रिपेयर हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद एसी सिस्टम है 9,000 का, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रिपेयर क्यों नहीं लिया, एक्सपेंसेस इनकम और रिपेयर इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, ये सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होते हैं। रिपेयर के आगे भी आपको क्वेश्चन में पॉइंट आएगा, आपको टैक्सेबल उसको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद रेंट ऑफ एसी ऐड करके आपकी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन निकल आएगी 75,800। ठीक है, यहाँ पे हमने पेंशन डाली है 1,20,000 की, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी जब हमने उसको कैलकुलेट किया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको रीड करवा देती हूँ एक बार। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो 7,93,000 समथिंग है, विच इंक्लूड गवर्नमेंट पेंशन, जिसमें गवर्नमेंट की पेंशन इंक्लूड है 1,20,000 की। तो सिंपली आपने गवर्नमेंट की पेंशन यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, बट यहाँ पे देखिए कार्तिक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर नहीं है। एम्प्लॉई खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है 30,000 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में और 1,10,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो हमने ये चीज़ पहले स्टार्टिंग में ही देखी थी। एम्प्लॉई खुद कंट्रीब्यूट करता है, किस किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कर रहा है कंट्रीब्यूट देखो रिकॉग्नाइज में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो दोनों ही डिडक्शन के लिए क्वालिफाई हैं, ये आप इन दोनों की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। तो क्वेश्चन के एंड में हम लोग पहले तो यहाँ पे ग्रोस सैलरी टोटल अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, देन जो भी हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो हमें डिडक्शन चाहिए वो हम लोग क्लेम करेंगे ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज की और पब्लिक प्रोविडेंट की। तो आपकी हेड सैलरी का अमाउंट निकल आएगा। बट अगर फिर भी मैंने भी इंसान हूँ आपके जैसी ही, तो क्वेश्चन सॉल्व तो किया है। ठीक है, और मुझे पता है अगर आप ये सॉल्व करके आते हैं पेपर में स्टेप मार्किंग तो बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, पॉइंट्स भी सारे क्लियर है। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं गिवन है, ठीक है, तो मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया इसको सॉल्व करने का। अगर फिर भी कोई गलती हुई होती है तो आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका कमेंट ज़रूर पिन करूंगी ताकि बाकी बच्चों को उससे मदद मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 में दिसंबर में एग्जाम में आया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2021 में दिसंबर में एग्जाम में आया है। ठीक है, तो डॉक्टर Kapila Bhagirathi is an employee of NG Limited. He was appointed on 1st March 2024. ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको सैलरी का स्केल दिया गया है। स्केल है 50,000 से 70,000 के बीच में, 5,000 की इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सो आपको पहले तो सैलरी लेनी है क्वेश्चन में डालने के लिए। तो क्वेश्चन की सैलरी का यहाँ पे स्केल क्या बता रहे हैं कि 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में वो एग्जिस्ट करेगी और 5,000 का इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। तो साल के एंड में बोनस मिलता है, आप सबको पता है। तो भाई पहले तो अब हमने यहाँ पे 12 मंथ्स की सैलरी निकालनी है। 1 मंथ की सैलरी 50,000 है, तो जब हम लास्ट मंथ की उसको सैलरी देने जा रहे हैं, जैसे कि 11 मंथ्स के लिए हमने उसको 50,000 दे दिया, 12th मंथ की सैलरी जब हमने देनी है, क्योंकि पूरे साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलती है, तो इंक्रीमेंट बोल रहे हैं कि 5,000 से होगी। तो अगर 50,000 सैलरी हम लोग 11 मंथ्स के लिए दे रहे हैं तो 12th मंथ में हम लोग उसको 55,000 से सैलरी दे सकते हैं, यानी कि साल के लास्ट वाले मंथ में हम लोग उसको इंक्रीमेंट कर देंगे उसमें। सबसे पहले ना इसमें सैलरी डाली हुई है, देखिए बेसिक पे 50,000 फॉर 11 मंथ्स के लिए, और लास्ट वाले मंथ में हमने उसको जैसे एज अ बोनस या बोल सकते हैं इंक्रीमेंट कर दी 55,000 उस ईयर में 1 मंथ के लिए, तो 6,05,000 बेसिक पे उसका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको सिंपली जो जो वैल्यूज़ गिवन है जैसे अब तक हम डालते आए हैं, ही वाज पेइंग डीएनएस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट 15% उसकी बोनस पे बेसिक पे उसको डीएनएस अलाउंस मिलेगी। बोनस जो है उसका 2 मंथ्स की सैलरी के इक्वल है। तो आप लोग सिंपल चीज़ें जो जो गिवन आती जाएंगी, बेसिक डीएनएस अलाउंस 15% ऑफ इसके, बोनस जो है 2 मंथ्स की सैलरी के इक्वल है यानी कि 55,000 प्लस डीएनएस अलाउंस इसके ऊपर 15% इंटू 2 मंथ्स की सैलरी, सो 1,26,500। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ही कंट्रीब्यूट 18% ऑफ हिज बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये किसने कंट्रीब्यूट किया? कपिला ने, डॉक्टर कपिला एम्प्लॉई हैं जो कि, एंड द कंट्रीब्यूशन, जो ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई ने किया, सेम कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर ने मैच कर दिया।
एम्प्लॉय कर रहा था बट एम्प्लॉयर बोला तो रुक मैं करता हूँ, सेम कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने कर दिया 18% का। कितने परसेंट एक्सेस है? 12% से 6%। बट यहाँ पे आपको देखिए अमाउंट नहीं गिवन है, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पे आपको दिखाया गया। देखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% एक्सेस है, तो आपको बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस वहाँ पे बोला गया कि लेनी है, तो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस उसके ऊपर 6% जो एक्सेस है वो लेके आप लोग कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, ही इज़ प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन हायर्ड बाय 25,000 पर मंथ। ये हम बाद में करेंगे, पहले लंच ड्यूरिंग ऑफिस आज आपको गिवन है 2200, तो लंच की यहाँ पे फैसिलिटी 50 पर मील एग्जाम्प्ट है, तो हम लोग नील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मोटर कार वाला हमने पॉइंट किया था। अब देखो क्यूबिक कैपेसिटी जो है विद इन 1.6 लीटर है, अगर ये इससे एक्सीड करती है तो हम लोग 2400 पर मंथ लेते हैं, बट अगर ये इसके विद इन रहती है तो हम लोग 1800 पर मंथ लेते हैं, अगर एक्सीड कर जाए तो 2400। अब इसके विद इन है, ठीक है, तो 1800 पर मंथ हमारा जो है वो ऑफिशियल यूज़ हम लोग डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 36,600 दी गई है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे 1800, तो 15,000 सॉरी। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस उसके खुद के लिए एम्प्लॉयर ने दिया 15,000 विच शुड बी ऑल्सो एग्जाम्ड, अगर उसकी फैमिली स्पाउस किसी के लिए होता तो टैक्सेबल होता। गिफ्ट वाउचर 4500 का दिया गया है, बट यहाँ पे देखो गिफ्ट वाउचर अगर आपको काइंड में मिल रहा है तो 5000 तक वो एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे आपको 4500 मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या मिल रहा है, गिफ्ट वाउचर के बाद मोबाइल और इंटरनेट की अलाउंस मिल रही है आपको 1200 पर मंथ विच इज़ टैक्सेबल, तो मोबाइल एंड इंटरनेट अलाउंस आप लोग इसको टैक्सेबल करेंगे। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ टैक्सेबल है कौन सी चीज़ टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको हाउसकीपर को सैलरी पे कर रहे हो आप 4000, हाउसकीपर को सैलरी पे कर रहे हो तो आपको आपका एम्प्लॉयर ये सैलरी दे रहा है 4000 × 12, दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल, क्योंकि सर्विस तो आप ले रहे हो हाउसकीपर की। उसके बाद उसका जो डिपेंडेंट स्पाउस है यानी कि हस्बैंड या वाइफ, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट हुई 40,000 की वर्थ है, मेडिकल ट्रीटमेंट स्पाउस की हुई 40,000 उसको रिसीव हुआ। और यहाँ पे आपको हॉस्पिटल का नेचर यहाँ पे बताया नहीं गया, क्योंकि एज द नेचर ऑफ द हॉस्पिटल इज़ नॉट स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू, अगर तो ये गवर्नमेंट होता तो फिर ये टैक्सेबल नहीं था, बट यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो इसी वजह से ये अमाउंट जो है टैक्सेबल है 40,000 का, क्योंकि हॉस्पिटल बताया नहीं गया कि एम्प्लॉयर का खुद का है, ठीक है, एम्प्लॉई ने पेमेंट की है, कुछ भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई, क्योंकि हॉस्पिटल का नेचर ही नहीं बताया गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या ओनर का खुद का मतलब हॉस्पिटल है, तो इसी वजह से ये अमाउंट टैक्सेबल है। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट आपको क्या किया मैंने, अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। आपके पास स्वेट इक्विटी शेयर है 2000 शेयर है, जब आपको वो अलॉट हुए वो 227 के थे, और आज के टाइम में उनकी फेयर मार्केट वैल्यू 377 है। कितना अमाउंट ज़्यादा है, आपने जब लिए थे वो 227 पर शेयर था, 377 हो गया, तो जो अमाउंट आपको प्रॉफिट हो रहा है वो टैक्सेबल है डेफिनेटली। तो यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अब 377 के हो गए हैं, जब आपने खरीदे थे 227 के थे, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी 2000 टोटल शेयर है, तो वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डाल ली। पीछे क्या रह गया था, यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन उसको मिल रही है, हायर बाय एम्प्लॉयर है, रेंट फ्री एकोमोडेशन है, जो मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था। हाउस रेंट की अलाउंस अलग चीज़ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन अलग चीज़ है, ठीक है, ये वाली है। तो आपको ये सिंपल आपको अभी याद आ गया होगा पेज को देखे, तो हायर पे ली गई है, तो सिंपल उसके जो रेंट लीज अमाउंट पे किया 25,000, और हम लोग 15% ऑफ सैलरी करके उसको निकाल लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 15% ऑफ सैलरी की हमने, सैलरी में हमने सारे अमाउंट्स लिए हैं 6,05,000, 90,000, 1,02,65,000, और यहाँ पे हमने अमाउंट लिया है 14,000, जो भी अलाउंसेस वगैरह है सब लोग लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका टोटल किया 15% ऑफ सैलरी किया, अमाउंट आया हमारा 125,498, और दूसरी तरफ जो उसने मंथली सैलरी पे की 25,000 × 12, तो हमने इन दोनों में से देखना है लीस्ट अमाउंट कौन सा है, तो 1,25,000 इज लीस्ट, 3 लाख इज मोर, 3 लाख बड़ा है, ये छोटा अमाउंट है, तो 1,25,000 छोटी वैल्यू है तो यही लेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली रेंट फ्री अकोमोडेशन में ये लोगे, और फर्नीचर का हमें कुछ भी नहीं कहा गया, हम यही निकालते हैं ना एक्चुअल लीस्ट जो उसने रेंट पे किया वो, और 15% एम्प्लॉय की सैलरी विच एवर इज लेस, तो 15% हमने सैलरी के अमाउंट्स को ऐड करके किया, और एम्प्लॉयर ने जो सैलरी अमाउंट पे किया था 25,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हमने कैलकुलेट किया, उसके अलावा और कोई फर्नीचर वगैरह की बात नहीं की गई। तो सिंपल इसको कैलकुलेट कर दो, कर दिया, ग्रोस सैलरी टोटल करोगे आ जाएगी, सिंपल डिडक्शन दे दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, क्योंकि सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल एक ही डिडक्शन है, टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी आपकी लास्ट में। तो यहीं पे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है, 2021 तक के क्वेश्चन यहाँ पे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चंस
नहीं है। तो लास्ट ईयर के पेपर्स इसके लास्ट में आपको गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। 2022 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, पहले तो इसको करेंगे। मिस्टर संजय एक रेजिडेंट इंडिविजुअल इन सर्विस है एक्स लिमिटेड में न्यू दिल्ली में, जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। तो अब पॉपुलेशन वाले केसेस आ गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन में मैंने जो आपको कराया था, यहाँ पे पॉपुलेशन वाली सिचुएशंस आती है कि पॉपुलेशन 25 लाख से अबव है, कैसे है, तो क्या परसेंटेज लगनी है, ये सब यूज़ होगा अभी। अब यहाँ पे आपको सैलरी दी गई है, उसकी खुद की कंट्रीब्यूशन, खुद उसने कंट्रीब्यूशन की, हिज ओन कंट्रीब्यूशन, तो ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन की ये आप टैक्सेबल करोगे। बोनस 30,000 का टैक्सेबल है, 6,000 ग्रेटिट्यूड है, ये आपका जब आप रेंट फ्री एकोमोडेशन वगैरह में सैलरी निकालने के लिए सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस बोनस करोगे तो आप इसको माइनस करके लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोटर कार का बताया गया है कि 1.4 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी है मोटर कार की, 1.4 लीटर। अगर 1.6 लीटर से एक्सीड करती है तो हम 2400 लेते हैं, बट अगर 1.6 लीटर से कम रह जाती है तो हम 1800 पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को 1800 पे करेंगे। तो वैल्यूज़ बिल्कुल बेसिक हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पहले हमने सैलरी डाल रखी है 4,20,000 की, बोनस आपको गिवन है 30,000 का आपने डाल रखा है। उसकी एम्प्लॉयर इसकी खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो हमने नहीं ली, जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन की वो हमने लेनी है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 58,800। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12% से ज़्यादा है या कम है? तो हम सिंपल इसकी सैलरी पे एग्जम्पशन लगा लेंगे। 4,20,000 पे 12% कितनी बनती है? 50,000, और उसने की 58,000, तो ये एक्सेस है। कितना अमाउंट एक्सेस है? विच इज़ टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूशन करता है वो 12% से अगर ज़्यादा करता है तो वही अमाउंट टैक्सेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो मोटर कार का आपको पॉइंट दिया गया है, ठीक है, 1.4 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की है, ओन बाय एम्प्लॉयर, ऑल एक्सपेंसेस दिए जा रहे हैं और उसको एक ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ड्राइवर वाली चीज़ मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले तो आपको वो समझ आ गया कि क्यूबिक कैपेसिटी हमने 1800 यहाँ पे क्यों ली है, 1800 पर मंथ क्यों लिया है हमने, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको वो समझा देती हूँ ड्राइवर वाला पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे यही पॉइंट था ना कि अगर उसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर वाली से, ठीक है, तो 1800 हमने क्यों लिया, क्योंकि उसकी क्यूबिक कैपेसिटी इस क्वेश्चन में 1.4 लीटर है। और यहाँ पे देखिए 900 पर मंथ इफ़ चॉफर इज़ प्रोवाइडेड, अगर उसको ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है तो 900 पर मंथ हम भी ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही तो है, ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ ड्राइवर फॉर द से कार विच इज़ नो चार्जेस मेड। तो इसको ड्राइवर भी दिया जा रहा है 1800, क्योंकि हमारी क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, प्लस 900 फॉर ड्राइवर। तो इनको प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आपका ये अमाउंट निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस LIC प्रीमियम पे बाय एम्प्लॉयर, जिसकी अमाउंट है 15,000, ऑब्वियस है एम्प्लॉयर ने पे किया तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ही इज़ प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस उसको मिल रहा है। फेयर रेंटल वैल्यू उसको जो पे करनी पड़ी है 96,000 है। एक्चुअल रेंट जो उसने फर्नीचर लिया, एक्चुअल रेंट उसका 800 है। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे, रेंट फ्री वाली एकोमोडेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, इसको आगे सॉल्व किया तो मैं आपको ये बाद में समझाती हूँ, ठीक है। पहले हम बाकी वाले पॉइंट्स को देख लेते हैं। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको मिल रही है तो डेफिनेटली ये टैक्सेबल है। उसके बाद उसको सर्विस मिल रही है गार्डनर की, वॉचमैन की और डोमेस्टिक सर्वेंट की। इसके ऊपर मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर दिखाना चाहूँगी ताकि आपके डाउट्स ना रहें कि ये पॉइंट्स दीदी ने कैसे लिए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अगर आपको फ्री सर्वेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको स्वीपर और वॉचमैन मिल रहे हैं तो उसकी तो पूरी सैलरी इनकी टैक्सेबल होगी। बट अगर आपको गार्डनर दिया जा रहा है तो रेंट फ्री हाउस में जो आपको गार्डनर दिया जा रहा है देखभाल करने के लिए, उसकी सैलरी फेयर रेंटल वैल्यू में ऐड होगी, वो अलग से सेपरेटली टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें दी गई हैं कि उसको गार्डनर, वॉचमैन और डोमेस्टिक सर्वेंट दिया जा रहा है, बट हम गार्डनर की सैलरी को टैक्सेबल नहीं करेंगे, गार्डनर की सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी, वॉचमैन और डोमेस्टिक सर्वेंट की होगी। मैंने अभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रीड भी करवाया। तो यहाँ पे हम सिंपली वॉचमैन की सैलरी और डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी को जो है टैक्सेबल कर देंगे 500 × 12 करके हम उसको सिंपली टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद उसको लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रही है गोवा की बाय एयर अलोंग विद हिज वाइफ और 2 मेजर उसके चिल्ड्रन है। लमसम अमाउंट है 84,000 का। वन वे एयर का जो फेयर है, मतलब इकॉनमी क्लास का 7,500 है। टोटल उसको 84,000 का लमसम अमाउंट उसके एम्प्लॉयर ने पे किया। सिर्फ जाने का अमाउंट 7,500 रुपये है, तो 4 जने जा रहे हैं, पहले जाएंगे फिर आएंगे, कितना अमाउंट बना यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। लीव ट्रैवल कंसेशन उसको क्या मिल रहा है, 7,500 उसको मिल रहा है।
ठीक है, पर पर्सन फॉर मतलब 4 जने जा रहे हैं, वो खुद, उसकी वाइफ और उसके 2 चिल्ड्रंस, और एक बार जाएंगे एक बार आएंगे, यानी कि 2 टिकट्स बुक होंगी। तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट है? टोटल उसको 84,000 मिला है, 60,000 जिसमें से उसको एग्जाम्पशन है क्योंकि ये उसका यूज़ हो गया, बाकी का जो बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ये वाले अमाउंट्स भी ले लिए। अब उसके बाद देखिए, ही इंश्योर्ड हिज ओन लाइफ एंड लाइफ ऑफ हिज वाइफ, उसने खुद इंश्योर करवाई। ठीक है, 12,000 प्रीमियम पे, तो ये उसने खुद कॉन्ट्रीब्यूट किया ना किसी भी LIC प्रीमियम वगैरह में, तो ये क्या है? डिडक्शन है जब वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद उसने डिपॉजिट किए 20,000, उसने फिर से एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किए 20,000 ELSS में और 30,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो ये भी डिडक्शन मिलेगी आपको लास्ट में क्वेश्चन में। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब हमने ऊपर कौन सा नहीं किया था? रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में पहले तो आप लोग यहाँ पे सैलरी ले लेंगे। ठीक है, सैलरी आपकी 4,20,000 की, प्लस जब मैंने आपको बताया था ना ग्रेटिट्यूड आप माइनस करके लोगे जब भी आपने रेंट फ्री सैलरी निकालनी है, तो 30,000 में से 6,000 गए, 24,000 ऐड करके 4,44,000, 15% ऑफ सैलरी आपका आ जाएगा 66,600। उसमें से आप फर्नीचर का रेंट ऐड कर दोगे। फर्नीचर का जो रेंट पे कर रहे हैं वो लोग 9600, यानी कि 800 पर मंथ यहाँ पे दिया गया है फर्नीचर का रेंट, तो 800 पर मंथ फर्नीचर का रेंट ऐड कर दोगे आप इसमें। 15% ऑफ सैलरी और जो उसने एक्चुअल रेंट पे किया के अमाउंट आया 66,000 का, तो 96,000 और 66 में से कौन सी छोटी वैल्यू है वो आप यहाँ पे ले लोगे, प्लस उसके फर्नीचर का जो भी रेंट है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे। फर्नीचर का जो भी उसका रेंट बनेगा आप उसको सिंपल एक्चुअल रेंट जो भी होगा उसको ऐड ऑन कर दोगे। तो ऐड करने पे आपका ये अमाउंट आ जाएगा, टोटल करने पे आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। लास्ट में आप इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दोगे 50,000 की, सैलरी इनकम निकल आएगी 5,80,000 की। बट उसके बाद आप 80C की डिडक्शंस भी दोगे। उसने खुद कंट्रीब्यूट किया था जो वो वाली डिडक्शन, उसने LIC में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसकी डिडक्शन, जो उसने एग्रीकल्चर इनकम में खुद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया था ऑन लाइफ के लिए उसने एग्रीकल्चर में 12,000 डाले उसकी डिडक्शन, फिर उसने खुद डिपॉजिट किया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, वो डिडक्ट होएगा। ये सारी डिडक्शंस आप ले सकते हो, क्वालिफाई है ये 80C के तहत, तो आप इन डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं जो 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बट यहाँ पे ये बुक धोखा दे गई थी। ये क्वेश्चन आया 2023 में एग्जाम में। ठीक है, 2023 का मिस्टर सोहन वाला क्वेश्चन, और आप देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, आंसर की टाइम रेफर टू सॉल्व चैप्टर 4। अरे भगवान, 2023 के क्वेश्चन में इन्होंने ये झोल किया है, मुझे बड़ा गुस्सा आया था देखने के बाद। चलो, बट हमने सॉल्व कर लिया है तो आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो फटाफट हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सिंपल इन्फॉर्मेशन आप डालते जाइएगा। ठीक है, सैलरी आपको दी गई है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। सैलरी आपको दी गई है आफ्टर डिडक्टिंग 28,000, 3,80,000 आपको सैलरी दी गई है और इसको डिडक्ट करके दी गई है, आपको इसको ऐड करके सैलरी डालनी है। सैलरी आपकी ऐड करके बन जाएगी 4,08,000 की। ठीक है, DNS अलाउंस 42,000 एज इट इज डल जाएगी। एजुकेशन अलाउंस आपको 3 बच्चों के लिए दी गई है 15,700। एजुकेशन अलाउंस आपको 3 चिल्ड्रंस के लिए दी गई है 15,700। एग्जम्पशन क्या है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड आपको एग्जम्पशन है सिर्फ 2 बच्चों के लिए, तो 100 फॉर 12 मंथ्स फॉर 2 चाइल्ड 2400 एग्जम्प्ट है। तो टोटल आपको 15,700 दी गई है जिसमें से 2400 एग्जम्प्ट है। कितनी टैक्सेबल हुई? 13,300 जो हम लोग टैक्सेबल कर देंगे, 13,300। ठीक है, क्योंकि आपको 2 बच्चों के लिए 100 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्पशन अवेलेबल है। देन मेडिकल अलाउंस आपको मिली है 37,000 की, बट आपके एक्चुअल खर्चे कितने हुए हैं? 15,000। तो आप इसको सिंपली माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको टैक्सेबल कर देंगे। देन नेक्स्ट आपको रेंट फ्री हाउस की दी गई है, एकोमोडेशन की रेंट फ्री हाउस आपको जयपुर में मिल रहा है, तो कंपनी पे कर रही है आपको 8,000 पर मंथ एज अ रेंट, आपको रेंट पे किया जा रहा है 8,000, और फर्नीचर की वैल्यू एंड द रेंट ऑफ फर्नीचर 26,000। तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट 4 में। ठीक है, आपको एक हाउस दिया जा रहा है, रेंट फ्री हाउस है कंपनी की तरफ से। तो पॉपुलेशन यहाँ पे 25 लाख, पॉपुलेशन 25 लाख से नियर है। तो सैलरी आप सिंपली निकालोगे 4,08,000 की हमने स्टार्टिंग में निकाली थी सैलरी। ठीक है, उसमें DNS अलाउंस ऐड करके जो भी आपकी सैलरी आएगी उसके ऊपर 15%, और जो आपको एक्चुअल रेंट मिला 8,000 पर मंथ पे करने के लिए, तो 8,000 इंटू 12 96,000। तो विच एवर इज लेस, दोनों में से कौन सा अमाउंट लेस है? ये, और जो भी लेस है उसमें आप लोग फर्नीचर की कॉस्ट को ऐड करते हो 26,000 पे 10% लगा के उसको ऐड करते हो। तो मैंने ना यहाँ पे दोनों अमाउंट अलग अलग डाल दिए, यानी कि विच एवर इज लेस इन दोनों में से 67,500 प्लस इसमें रेंट को प्लस ही
करना था ना, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया कि फर्नीचर की कॉस्ट 26,000 पे 10% 2600, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दिए गए हैं। अब डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर और वॉचमैन 12,150 वैल्यू है। तो ये देखिए क्या क्या है, सर्वेंट है, स्वीपर है और वॉचमैन है। गार्डनर तो नहीं है ना, तो गार्डनर वाला हम नहीं लेते, सर्वेंट स्वीपर वॉचमैन तीनों ही लेंगे। तो 1250 तीन जने हैं, तीनों को अलग अलग मिल रही है 12 महीनों के लिए। 45,000 आप टोटल डाल दोगे सर्वेंट्स की सैलरी, ठीक है। कंपनी स्पेंड कर रही है 7,000 ऑन हिज रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए 7,000 स्पेंड कर रही है कंपनी। प्रोफेशनल यूज़ के लिए है तो ये हमारा एग्जम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 36,000। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 36,000। तो अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 36,000 तो हम सैलरी के ऊपर ना 12% लगा के देखते हैं कितना अमाउंट बनता है, 48,960, ठीक है। 12% इतना अमाउंट तो एग्जम्प्ट ही था, इतना अमाउंट एग्जम्प्ट ही था और एम्प्लॉयर ने इतना पे किया, एग्जम्पशन के अंदर ही है ना, तो ये अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 0, एग्जम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट द कंपनी हैज़ बीन प्रोवाइडेड, उसको फ्री टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है 6,000 की। ऑब्वियस है ये पर्क है, एग्जम्प्ट है। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स होता है, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, मिस्टर रोहन पे कर रहे हैं इसको। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है हम लोग लास्ट में डिडक्टेबल, तो प्रोफेशनल टैक्स जो भी एम्प्लॉय पे करता है उसकी लास्ट में हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो हम लास्ट में प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन यहाँ पे देखिए हम लोग क्लेम करेंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग 50,000 की लेंगे, ठीक है। सारे अमाउंट्स बिल्कुल बेसिक हैं, आपको जैसे मैंने बताए हैं वैसे डालने हैं। आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व है, इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है क्योंकि आपका स्टार्टिंग में चैप्टर का बेस बना, इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा, इतना नहीं है टफ। और इन क्वेश्चंस में आप स्टेप मार्किंग लेके ईजिली इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इतना भी ये चैप्टर वो नहीं है कि कोई इसको कर ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सैलरी चैप्टर बहुत टफ है, इतना नहीं है, बट आपको एटलीस्ट उसको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट आता है आप लोग इंस्टा आईडी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, आप लोग मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी विच इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन। कोई भी मुझे ये मत बोलना स्कैनर भेज दो, ये भेज दो, सारा प्रोसीजर यूट्यूब हैंडल करेगा मेरी तरफ से, कुछ भी इसमें नहीं है। उसका स्कैनर यूट्यूब के पास है, कोई मांग सकता है तो मांग लो यूट्यूब से, मेरे पास नहीं होता है स्कैनर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं, कुछ भी जो जितना बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। सो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।